आज अपने भाग दो पढ़ेंगे। तो देखिए, कल अपन रोल टेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज अपने बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, जो यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये डेट याद रखना आपको, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसी दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाले बाग मैदान में जमा हुए थे। तो ज़्यादा जो पंजाब में अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले लोग हैं, वो वैसाख के महीने में एक जगह हुए थे। मेला लगा था वहाँ पर, और एक ही मैदान में बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो काफ़ी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो ये लोग जब इकट्ठे हुए तो सरकार द्वारा जो दमनकारी कानून था उसका विरोध प्रकट करने के लिए एक जगह हुए थे। और ये मैदान चारों तरफ से बंद था। यानी ये मैदान है, चारों तरफ दीवार थी, और शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। अब ये शहर के बाहर था, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। ये मार्शल लॉ क्या होता है कि जैसे वर्तमान में धारा 144 होती है ना, इसी तरह ये मार्शल लॉ कानून था कि कोई भी व्यक्ति है वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। यानी ये जो आपको पूछा जाए ना, तो 13 अप्रैल और 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये आपको डेट याद रखनी है। अब देखिए, आगे अपन बात करते हैं। तो पहले तो इसमें देखो, आपको एक बार पुनः बता देता हूँ मैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। और कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ। और वैसाखी का वहाँ पर मेला लगा था। और ये एक मैदान था जो चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था, और काफ़ी लोग यहाँ पर सरकार द्वारा जो दमनकारी कानून लागू किए गए थे उसका विरोध प्रकट करने के लिए ये वहाँ पर एकत्रित हुए थे। और ये मैदान चारों तरफ से क्या था? बंद था। अब देखो, यहाँ पर ये जो मैदान था वो शहर से बाहर था। लोगों को पता नहीं था कि अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। तो यहाँ पर देखो, ये दुश्मन आता है जनरल डायर, हथियारबंद सैनिकों के साथ ही वहाँ पहुँचा, और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। तो जनरल डायर है, तो वो कुछ सैनिकों के साथ हथियार लेकर के मैदान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और सारे गेट है उसके बंद कर दिए थे रास्ते। और इसके बाद यानी उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस तरह ये दुखदायक था बहुत ही। तो अंधाधुंध गोलियां हैं वो बरसा दी थी किसने? जनरल डायर ने। और देखिए मैदान से, अब देखो इसमें, इसके बाद इसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वे सत्याग्रहियों के सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं। यानी ये जो अंग्रेजी सैनिक और जनरल डायर है, वो जो सत्याग्रह कर रहे हैं ना, उनके अंदर डर पैदा करना चाहते थे, दहशत। और ऐसा भाव यानी ऐसा वो माहौल बनाना चाहते थे जिससे क्या है कि अंग्रेज सरकार, वो जो भारतीय जो मैदान में इकट्ठे थे, वो उनके अंदर डर का भाव पैदा करना चाहते थे।
कि एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहती थी अंग्रेजी सरकार। अब देखो आगे, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली और उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, यानी ये घटना है वो इस घटना के कारण पूरे देश में वो फैल गई थी और लोग हैं काफ़ी इस घटना से दुखी हो गए थे। उत्तर भारत के जितने भी शहर है वहाँ पर सब सड़कों पर उतर गए थे लोग इसके खिलाफ कि भाई इस जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को क्यों मारा गया था, यानी बहुत सारे यहाँ लोग मारे गए थे इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और क्या हुआ, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। तो इस घटना से लोग दुखी होकर के और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ शहरों पर की जो मुख्य सड़कें थी वहाँ पर लोग आगे और हड़ताल कर ली थी और पुलिस से उन्होंने यानी मोर्चा लेने के लिए लगे थे। यानी जो क्रांतिकारी कह सकते हैं अपन, यानी अंग्रेजों से जो अंग्रेजी पुलिस थी उससे वो मुकाबला करने लगे थे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे थे। इस घटना से भारतीय लोग काफ़ी प्रभावित हो गए थे और अंग्रेज सरकार से लोहा लेने लग गए थे। अब बात करते हैं, सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्भरता से कुचलने का रास्ता अपनाया। अब सरकार दमनकारी नीति अपनाती है। यहाँ पर सरकार लोगों का अपमानित और आतंकित करना चाहती थी और सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया था। अब देखो अंग्रेजी सरकार जो सत्याग्रह यानी जो सत्याग्रह सत्य के लिए जो आंदोलन कर रहे थे वो उन्होंने क्या है कि ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए और सड़क पर घसीटना वो चाहते थे और उससे सब अंग्रेज़ों के सामने वो सलाम करवाना चाहते थे और लोगों को कोड़े मारे गए थे। तो सत्याग्रहियों के कोड़े भी मारे गए थे और गांव यानी गुजरांवाला इन पंजाब पर बम बरसाए गए थे और हिंसा फैलती देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये हिंसा देख कर गांधी जी ने ये आंदोलन है वो वापस ले लिया था, यहाँ हिंसा होने लगी थी। अब देखो आगे अपन बात करेंगे, देखते हैं। देखो ये क्या हो गया, आगे देखो, भले ही रोल टैक्स सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, यानी गांधी जी ने जो ये लिया ना कि वापस कौन सा आंदोलन ले लिया, यानी जो रोल टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किया था गांधी जी ने तो वो क्या है उन्होंने वापस ले लिया था। यानी रोल टैक्स सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन था लेकिन अभी भी वे मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, तो ज़्यादा ये बड़ा नहीं था। मुख्य शहर है, बड़े बड़े कस्बे वहाँ तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी है और भी जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। तो गांधी जी क्या है कि वो उन्होंने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी ज़रूरी है और दोनों को साथ लेकर के कोई बड़ा आंदोलन चलाए इन्हें अपने चला सकते हैं, नहीं तो एक को लेकर के कोई आंदोलन बड़ा नहीं हो सकता है। तो दोनों हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे को नज़दीक ला करके ही कोई बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। उन्होंने लगा था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। तो दोनों समुदाय यानी कौन है, हिंदू और मुस्लिम। अब देखो यहाँ अपन बात करते हैं, तो दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमनी तुर्की की हार हो चुकी थी। तो पहला विश्व युद्ध हुआ ना 1914 में, वहाँ पर ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशी की अफवाह फैल गई यानी फैली हुई थी कि इस्लाम की विश्व में आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी।
तो ये अफवाह फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता होता था जिसको कहते थे खलीफा। तो वहां पर ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत ही सख्त शांति संधि थोपी जाएगी, ऐसी ये अफवाह फैला दी गई थी कि खलीफा है उस पर एक ऐसी शांति संधि थोपी जाएगी, यानी ओटोमन जो सम्राट पर है वो एक बहुत सख्त यानी खतरनाक ऐसी संधि थोपी जाएगी। और खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यानी मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और मोहम्मद अली, और देखो एक बार ये नाम से देख लीजिए कि मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी गई थी। यानी जो ये ओटोमन सम्राट है ना वो खलीफा, उनको बचाने के लिए क्या है, यहाँ वो भारत की बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। किन नेताओं ने, देखो यहाँ पर नेताओं की बात करें तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मिलकर के महात्मा गांधी से चर्चा शुरू कर दी, भाई कैसे जैसे यानी इनका सामना किया जाए। तो देखिए तो महात्मा गांधी चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया और कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे नेताओं के साथ चर्चा करके और जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था 1919 में उसके समर्थन में आ गए और स्वराज मतलब अपना जो राज है वो प्राप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। अब देखो आगे अपन बात करें तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब देखो असहयोग ही क्यों, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये इम्पोर्टेंट है, 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो पहले तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी 1909 में, और इसका नाम क्या था, हिंद स्वराज था। तो महात्मा गांधी ने उसमें क्या कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, यानी भारतीयों के सहयोग से ये शासन चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो अगर भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन है एक साल के अंदर अंदर ही ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, ऐसी बात है इसमें कही गई है। अब देखो आगे अपन बात करेंगे असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है। देखो यहाँ असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। गांधी ये चाहते थे कि एक चरणबद्ध योजनाबद्ध तरीके से ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा देनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा जो भी सरकार द्वारा पदवियां जो भी दी गई है उनको लौटा देना चाहिए अंग्रेज सरकार को वापस, और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये जो लाइनें बहुत ही मोस्ट है, यानी असहयोग में क्या है कि सबसे पहले सरकारी जो भी पदवियां हैं उनको लौटा देनी चाहिए। कोई भी अगर सम्मानित किए गए पदवियां दी गई है तो उनको लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियां हैं उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। सेना में है वो भी
उनको छोड़ देनी चाहिए। पुलिस है, अदालतें हैं, विधायी परिषद है, स्कूल है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यानी ऐसा उन्होंने असहयोग आंदोलन की नीति बढ़ाई थी कि जितनी भी पदवियां दी गई उनको लौटा देना चाहिए, सरकारी नौकरी में छोड़ देना चाहिए। सेना है, पुलिस है, अदालत है, विधायी परिषद है, स्कूल है, विदेशी वस्तुओं का पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये असहयोग के विचार थे। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अभियान शुरू किया जाएगा। अगर सरकार अगर दमन करती है तो सविनय अभियान चलाया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाए हुए देश भर में यात्राएं करते थे। तो 1920 की जब गर्मियों में क्या है, गांधी जी और शौकत अली इस आंदोलन के लिए पूरे देश में घर घर जाकर के उन्होंने यात्राएं की थी। अब देखो आगे क्या होता है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग प्रस्तावों पर संशकित थे, यानी उनकी शंका थी कहीं न कहीं ये आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा। तो वो इसे शंका की दृष्टि से देख रहे थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे कि 1920 में विधायी परिषद के लिए चुनाव होने वाले थे, उनके लिए क्या है बहिष्कार करने में वो हिचकिचा रहे, भाई करे या नहीं करे थे कांग्रेस। और उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, तो उनको ये भी डर था कहीं न कहीं इस आंदोलन में हिंसा नहीं हो जाए। हिंसा का मतलब है मारकाट मचाना। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। सितंबर से लेकर के दिसंबर तक कांग्रेस में खींचतान चलती रही कि अधिवेशन करे या नहीं करे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। तो आंदोलन के समर्थक एक तरफ देखो, आंदोलन के समर्थक थे, एक थे विरोधी, तो दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि दिसंबर 1920 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था आपका नागपुर में। नागपुर का है, महाराष्ट्र में है। तो एक समझौता हुआ और एससीओ कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई थी। अंत में सबसे सहमति लेकर के दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था। उसमें ये सहमति जता दी कि एससीओ कार्यक्रम पर स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई थी। एससीओ का मतलब किसी का सहयोग नहीं करना। अब देखो आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूह ने एससीओ के विचार को किस तरह समझा। अब देखो ये सारा मोहर तो लगा दी थी, अब देखो ये सफल होता है या नहीं होता है ये देख लीजिए आप। चित्र दे रखा है, ये ध्यान से देखो। बड़ी सभा आपको दिखाई दे रही है कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। जुलाई 1922 में विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। यानी विदेशी कपड़ा है पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। तो इस कारण विदेशी कपड़ों का ज़्यादातर यहाँ पर बहिष्कार किया गया था और दुकानों पर धरना इस तरह लोग दे रहे, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया था यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना। आज इतना ही होगा, कल अपने और आगे का भाग पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।